हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इन विच ईयर फेयल पब्लिश्ड हिज बुक टाइटल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। किस ईयर में हेनरी फेयल ने अपनी बुक पब्लिश की थी? 1915, 1913, 1916, 1912 एंड द करेक्ट आंसर इज 1916। ये बुक जो थी इन्होंने फ्रेंच में पब्लिश की थी और इसका इंग्लिश वर्जन जो था जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन वो 1949 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, which school of thought has developed on the idea that there is no single method to find the solution of all managerial problems? कौन सी थ्योरी या कौन सा अप्रोच, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक सिंगल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती? एम्पीरिकल, सिस्टम, कॉन्टीजेंसी या ऑपरेशनल? एंड द करेक्ट आंसर इज कॉन्टीजेंसी अप्रोच। कॉन्टीजेंसी अप्रोच को ही हम लोग सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं, जो ये कहता है कि जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। एक ही सोल्यूशन आप हर प्रॉब्लम्स को उससे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, Which of the following studies concerned with eliminating the unnecessary movements and possibility of accidents? कौन सी स्टडी जुड़ी थी अननेसेसरी जो मूवमेंट है, आना जाना काम करने का, या पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंट्स होने की, उसको दूर करती, एलिमिनेट करती, हटाती है? टाइम स्टडी, फैटिज स्टडी, मोशन स्टडी एंड ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज मोशन स्टडी। F.W. टेलर ने ये टर्म कॉइन किए थे, टाइम, मोशन और फैटिज स्टडी। तो टाइम स्टडी था कि एक टास्क को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, फैटिज स्टडी था कितना रेस्ट रिक्वायर्ड है, और मोशन स्टडी था कितना मूवमेंट हो रहा है उस टास्क को करने में। तो जो मोशन स्टडी थी ये इसी से जुड़ी थी कि कितना हम एलिमिनेट कर सकते अननेसेसरी मूवमेंट्स, ताकि जो एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी है उसको भी हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट, द बुक क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो कि 1924 में पब्लिश हुई थी, किसने लिखी थी? हेनरी फेयर, चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पार्कर फॉलेज या F.W. टेलर? और करेक्ट आंसर इज मैरी पार्कर फॉलेज। मैरी पार्कर फॉलेज ने क्रिएटिव एक्सपीरियंस लिखी थी 1924। नीड हियरार्की थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दी है नीड हियरार्की थ्योरी? चेस्टर बर्नार्ड, एफ हर्सबर्ग, ए मैस्लो, मैकग्रेगर? और करेक्ट आंसर इज ए मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, जिनको फादर ऑफ मोटिवेशन थ्योरी भी कहा जाता है, इन्होंने ही नीड हियरार्की थ्योरी दी थी। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुक इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ विच बुक? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बुक थी 1939 में पब्लिक हुई थी, ये किसका रिवाइज्ड वर्जन था, किस बुक का? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक, ऑनवर्ड इंडस्ट्री का, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का? और इसका सही जवाब है ऑनवर्ड इंडस्ट्री। ऑनवर्ड इंडस्ट्री जो बुक थी वो 1931 में लिखी गई थी, जेम्स जी मोने और रैली ने लिखी थी। इसी बुक का रिवाइज्ड वर्जन है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये 1939 में पब्लिश हुई थी। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डिसीजन मेकिंग पावर एंड अथॉरिटी आर कंसंट्रेटेड एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल? जो प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल, उसमें से कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है या जो अथॉरिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट तक सीमित रहनी चाहिए? वर्क ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ अपने तरीके से काम कर सके, पर अल्टीमेट आखिरी में जो डिसीज़न लेने की पावर होती, क्षमता होती है, अथॉरिटी होती है, वो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के पास ही होनी चाहिए। ऑर्डर, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिटी ऑफ कमांड? एंड द करेक्ट आंसर इज सेंट्रलाइजेशन। Who has written the book The Functions of an Executive? The Functions of an Executive book किसने लिखी थी? चेस्टर बर्नार्ड, विल्फ्रेडो पैरेटो, डी मैकग्रेगर या हर्सबर्ग? और इसका सही जवाब है चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड ने द फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव बुक लिखी थी, 1938 में ये बुक आई थी। Which theory of management considers experiences of successful managers to study and practice management? कौन सी थ्योरी मैनेजमेंट की ये कहती है कि जो भी सक्सेसफुल मैनेजर्स हुए हैं उनके एक्सपीरियंस से हमको मैनेजमेंट स्टडी करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए? एम्पिरिकल थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी या क्वांटिटेटिव थ्योरी?
और इसका सही जवाब है इम्पीरिकल थ्योरी। इम्पीरिकल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो भी मैनेजर्स के एक्सपीरियंस हुए हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, हमको मैनेजमेंट को समझने के लिए डायरेक्टली उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस की जो केस स्टडीज़ होती उनको स्टडी करना चाहिए, उसके थ्रू हम मैनेजमेंट को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय, किसने ये प्रिंसिपल दिया था? एल्टन मायो, एफ.डब्ल्यू. टेलर, चेस्टर बर्नार्ड या मैकग्रेगर। एंड द करेक्ट आंसर इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। फ्रेडरिक विंसलर टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें भी ये प्रिंसिपल था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल ये कहता था, टेलर का कहना था कि रूल ऑफ थंब का मतलब जो ट्रेडिशनली हम लोग करते चले आ रहे हैं कि मैनेजर ने बताया कि हमें ये काम करना चाहिए, या उन्होंने गेस किया कि हम ये करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, हमको इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करना चाहिए। हमको वहाँ पे साइंस को अप्लाई करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला साइंस को हमें फोकस करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इन कंपैरिजन रूल ऑफ थंब मीन्स जो ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स की क्या थिंकिंग है, क्या इंटरेस्ट एरिया है, वो कैसा सोचते हैं, या उन्होंने क्या गेस किया, इसके कंपैरिजन। नेक्स्ट, डिसीजन थ्योरी और अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय, डिसीजन थ्योरी किसने दी थी मैनेजमेंट की? हर्बर्ट ए साइमन, टेलर, जॉर्ज आर ट्रेडी या पीटर ड्रकर। और करेक्ट आंसर है हर्बर्ट ए साइमन। इन्होंने डिसीजन थ्योरी और अप्रोच को दिया था। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन एज द मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, किसने एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कंसेप्ट दिया था? हर्बर्ट ए साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, जॉर्ज आर ट्रेडी या पीटर ड्रकर। करेक्ट आंसर है हर्बर्ट ए साइमन। हर्बर्ट ए साइमन ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी का कंसेप्ट दिया था, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के साथ साथ एक बाउंडेड रैशनैलिटी का भी कंसेप्ट दिया था। इनका कहना था कि जब कोई डिसीज़न लेता है, कोई भी मैन डिसीज़न लेता है, तो बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे लिमिट्स आती हैं, कॉग्निटिव लिमिट्स होती हैं, थिंकिंग का, टाइम का लिमिट आता है, वहाँ पे कंस्ट्रेन आता है, कमी होती है, इंफॉर्मेशन कभी कभी अवेलेबल नहीं होती। तो जो डिसीजंस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, आप बंधे हुए होते हो इन सब चीज़ों के साथ में, कमियों के साथ में। तो इन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट दिया था। दूसरा कंसेप्ट इन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का मतलब वो इंसान जो उस बाउंडेड रैशनैलिटी के बीच में डिसीज़न लेता है। इनका कहना था कि जब कोई इंसान डिसीज़न लेता है तो वो एब्सोल्यूट बेस्ट डिसीज़न को सर्च नहीं करता है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके पास में, उसमें से जो गुड इनफ उसे लगता है कि जो भी हमने पहला डिसीज़न निकाला हमें लगता है हाँ ये भी ठीक है, बस हमने उसको ले लिया, हम उससे और बेस्ट को सर्च नहीं करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन और बाउंडेड रैशनैलिटी, ये दोनों कंसेप्ट डिसीजन मेकिंग में हर्बर्ट ए साइमन ने दिए थे। Which experiment of Alton Mayo was related to workers' attitude and sentiments towards company management? एल्टन मायो ने 4 फेजेस में एक्सपेरिमेंट किया था, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट जो उनका था वो वर्कर्स के एटीट्यूड्स और सेंटीमेंट से जुड़ा था कि वो कंपनी मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, रिले असेंबली टेस्ट रूम या बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। और करेक्ट आंसर है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। जो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम हुआ था, नाम से ही समझ में आ रहा, मास मतलब बहुत सारे, इंटरव्यूइंग मतलब इंटरव्यू। तो जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया था, तो वो जो इंटरव्यू वाला फेज़ था, एक्सपेरिमेंट था, वो आपका वर्कर्स क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, कैसा उनका नज़रिया है, क्या उनकी थिंकिंग है, वो मैनेजमेंट को किस तरह से लेते हैं, इससे आपका जुड़ा हुआ था। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो था वो लाइट से जुड़ा था कि लाइट को अगर हम इल्यूमिनेशन जो है रोशनी को कम ज़्यादा करते हैं, उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या हम असर देखते हैं। रिले असेंबली टेस्ट रूम क्या था, गर्ल्स को उन्होंने लिया था और इस पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि हम अगर उनसे चीज़ें डिसीजंस कंसर्न करके लेते हैं तो उसका क्या प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। और बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम ये एक्सपेरिमेंट था, इसको हम लोग ऑलरेडी डिटेल में भी आगे कवर करेंगे कि बैंक वायरिंग में कि उनको लगा था कि जब हम लोग ग्रुप बोनस प्रोवाइड करवाएंगे तो जो ग्रुप में लोग काम नहीं कर पाते उनके ऊपर वो लोग प्रेशर बनाएंगे जो काम कर लेते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी में क्या असर होता है, इनको ये देखना था। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने अलग से एक वीडियो कवर किया हुआ है एल्टन मायो का हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट करके, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट,
मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में बुक आई थी, किसने लिखी थी? मैस्लो, हर्सबर्ग, मैकग्रेगर या एडम्स? और करेक्ट आंसर इज मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने बुक लिखी थी 1954 में, मोटिवेशन ऑफ पर्सनैलिटी। टू फैक्टर थ्योरी वॉज गिवन बाई, किसने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी है? पीटर ड्रकर, मैस्लो, हर्सबर्ग, मैकक्लेन। करेक्ट आंसर हर्सबर्ग है। हर्सबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, दो फैक्टर थे, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड वॉज नॉट आइडेंटिफाइड बाई मैस्लोस? मैस्लोस ने कौन सी नीड आइडेंटिफाई नहीं की है इसमें से? सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, टेक्निकल सुपरविजन नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड? एंड द करेक्ट आंसर इज टेक्निकल सुपरविजन नीड। मैस्लोस ने आपको 5 नीड्स दी थी, जिसमें से तीनों हैं सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टेक्निकल सुपरविजन नीड नहीं है। Which experiment of Altenweier was associated with hypothesis on more wage employee would produce more and for group bonus they would help each other? कौन सा एक्सपेरिमेंट अल्टरमायो का इस हाइपोथेसिस पे बेस था कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो एम्प्लॉई हैं वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और ग्रुप बोनस के लिए वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यू प्रोग्राम, रिले असेंबली टेस्ट रूम या बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम? एंड द करेक्ट आंसर इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। ये एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड था कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एम्प्लॉय एक दूसरे को हेल्प करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस ले सकें। हाइजीन फैक्टर ऑफ हर्सबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड विथ जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, बोथ या नॉन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब डिससेटिस्फैक्शन। हाइजीन फैक्टर, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में दो फैक्टर्स के बारे में बताया गया था, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर्स थे जो अगर नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को जॉब डिससेटिस्फैक्शन होता है। लाइक वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन आएगा। बट उनकी प्रेजेंस से मोटिवेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट, in need hierarchy theory of Maslow, which need is associated with feeling of competence, respect and desire to feel valued and respected from others? नीड hierarchy theory जो मैस्लो की थी, इन्होंने 5 नीड्स के बारे में बताया था। उस नीड में कौन सी नीड फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, वैल्यू से जुड़ी हुई है कि हम अपनी वैल्यू करें, लोग हमारी वैल्यू करें, लोगों से हमको रिस्पेक्ट मिले, हमको स्पेशल फील हो, वैल्यूएबल फील करें हम। सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ स्टीम नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड? एंड द करेक्ट आंसर इज सेल्फ स्टीम नीड। इन्होंने 5 नीड्स दी थी, तो सबसे बेसिक नीड जो थी वो फिजियोलॉजिकल नीड थी। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान। जब आदमी के पास पैसा आता है तो वो मोटिवेशन होता है कि उसको खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उसको हम लोग बेसिक नीड्स को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। फिर उन्होंने बोला कि जब थोड़ा सा आदमी मोटिवेशन आता है, अर्न करता है, तो वो सेफ्टी नीड्स की तरफ जाता है कि हमको अपनी सेफ्टी, फाइनेंशियल टर्म्स में अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचना है। फिर सोशल नीड आती है, जिसमें हम सोशल नीड में सोचते हैं कि हमारा सोसाइटी में फ्रेंड्स हों, हमारा एक दायरा हो, लोग हमको जाने, उनको पहचाने। फिर आती है आपकी सेल्फ स्टीम नीड। सेल्फ स्टीम नीड वो नीड होती है जहाँ पे हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग भी हमको रिस्पेक्ट दें, वैल्यू करें। सेल्फ स्टीम डिज़ायर होती है हमारे अंदर कि हम वैल्यूएबल फील कराएं खुद को। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वो नीड होती है जिसमें हम अपने पोटेंशियल से भी आगे जाके चीज़ें करते हैं। दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फुल पोटेंशियल से हमको लग रहा है हमारी लिमिट यहीं तक, हम बस इतना ही कर सकते हैं, बट नहीं, जब हम खुद अपने लिमिट्स को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, अपने पोटेंशियल से ज़्यादा कोई चीज़ काम करके दिखा देते हैं, उस नीड को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ कम्स अंडर विच फैक्टर्स इन हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी? ये सारी चीज़ें, अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ये सारी कौन से फैक्टर्स जो में आती हैं? हाइजीन फैक्टर्स में, मोटिवेटर्स में, सिक्योरिटी में, सोशल में? और करेक्ट आंसर है मोटिवेटर्स में। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करते हैं वर्क करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, द मोटिवेशन टू वर्क 1959 बुक वॉज रिटन बाई। 1959 में ये बुक आई थी, द मोटिवेशन टू वर्क। इसको किसने लिखा था? अब्राहम मैस्लो, फेडरिक हर्सबर्ग, विलियम जियोची या क्लेटन एल्डरफा? एंड द करेक्ट आंसर इज फेडरिक हर्सबर्ग।
फ्रेडरिक हसबर्ग ने ये बुक लिखी थी, द मोटिवेशन टू वर्क। इसी बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया था। ह्यूमन साइट ऑफ एंटरप्राइज, 1960 में ये बुक आई थी, ह्यूमन साइट ऑफ एंटरप्राइज। ये किसने लिखी है? विलियम जी ओची, क्लेटन एल्डरफा, मैकग्रेगर या जेम्स एडम? एंड द करेक्ट आंसर इज मैकग्रेगर। Which theory states that employees are negative and lazy about work, need strict supervision from management? कौन सी थ्योरी मैनेजमेंट की ये कहती है कि एम्प्लॉयज़ नेगेटिव होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी, जब तक उनको स्ट्रिक्ट सुपरविज़न नहीं मिलेगा मैनेजमेंट से, जब तक कहा नहीं जाएगा, डेडलाइंस नहीं दी जाएंगी, ऑटोक्रेटिक हिटलर टाइप एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। कौन सी थ्योरी ये कहती है कि एम्प्लॉय बिल्कुल काम करना नहीं चाहता? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स कहती है मैकग्रेगर, ये डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी दी थी। ये थ्योरी कहती है कि एम्प्लॉयज़ बहुत नेगेटिव होते हैं, खुद से कोई काम करना नहीं चाहते हैं, जब तक उनको देखा नहीं जाएगा, मैनेजमेंट उन पर ध्यान नहीं देगा, उनको देखेगा नहीं, सुपरवाइज नहीं करवाएगा, तब तक वो खुद से काम नहीं करेंगे। फिर है आपका विच इज़ द थर्ड ऑर्डर नीड इन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो उन्होंने दी थी, उसमें तीसरे ऑर्डर पे कौन सी नीड आती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इस्टीम, सोशल नीड या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड? एंड द करेक्ट आंसर इज सोशल नीड। पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड आती है, फिर सोशल नीड आती है, फिर सेल्फ इस्टीम आती है, एंड देन लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी इज बेस्ड ऑन एजम्पशन अबाउट पीपल एट वर्क? कौन सी थ्योरी एजम्पशंस पे बेस्ड है? पीपल एट वर्क, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में, वर्क में वो कैसे हैं, उनके उस एजम्पशंस पे बेस्ड है। एडम की इक्विटी थ्योरी, मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई, और हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी? एंड द करेक्ट आंसर इज मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई। जो मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई थी, ये एजम्पशंस पे बेस्ड है, कैसे लोग वर्क प्लेस पे होते हैं। थैंक यू।